ड्रैकुला के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की गलती की वजह से ड्रैकुला दोबारा पत्थर बनने के श्राप से मुक्त हो गया और फिर कैसे उसने सभी लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसके बाद ड्रैकुला ने एक के बाद एक लोगों को वैम्पायर बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने अपनी वैम्पायर की पूरी फौज खड़ी कर ली। और जहाँ हाईवे के किनारे जहाँ सिर्फ एक पेड़ हुआ करता था जिसमें ड्रैकुला रहा करता था, वहाँ अब एक पूरा का पूरा जंगल बन चुका है जिसके हर एक पेड़ के अंदर एक वैम्पायर रहता है। लेकिन अपनी पूरी की पूरी फौज बनाने के बावजूद भी ड्रैकुला को चैन नहीं मिला है, क्योंकि इस बार अब वो अपना साम्राज्य और ज्यादा फैलाना चाहता है। इसीलिए ड्रैकुला ने एक रात अपने सभी गुलामों को इकट्ठा किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो पास के शहर में जाकर अलग अलग जगह नौकरी करे और वहाँ आतंक मचाना शुरू करे, ताकि जल्द से जल्द वो पूरी दुनिया पर इंसानों का वजूद मिटाकर पिशाचों का साम्राज्य कायम कर सके। और अपने राजा की बात मानकर उसके सभी वैम्पायर्स शहर में अलग अलग जगह नौकरी करने चले गए। और ऐसे ही एक वैम्पायर एक फैक्ट्री के मैनेजर के पास काम मांगने गया और बोला, सर, मैंने सुना है आपको अपनी फैक्ट्री में एक क्लर्क की जरूरत है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तो क्या मुझे आपकी कंपनी में काम मिल सकता है? बिल्कुल, तुमको ये जॉब मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। सर बोलिए, आपकी जो भी शर्तें हैं मैं जरूर पूरी करूंगा। पहली शर्त तो ये है कि अगर फैक्ट्री में काम ज्यादा हुआ तो तुमको उस दिन नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। तुम घर जाने की जिद उस दिन नहीं करोगे। मंजूर। दूसरी शर्त बताइए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें महीने में बस संडे का ही ऑफ दिया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है सर, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। मैनेजर वैम्पायर की बात सुनकर काफी हैरान होता है और मन ही मन सोचता है कि यार 10 साल हो गए, कोई आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने मेरी ये दोनों शर्तें इतनी आसानी से मान ली। जरूर इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैनेजर वैम्पायर को काम पर रख लेता है और बोलता है, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। वैम्पायर मैनेजर की बात मानकर अगले दिन से फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है और कई दिनों तक वो वैम्पायर वहाँ कुछ नहीं करता, लेकिन वो धीरे धीरे फैक्ट्री में अपने शिकार मार्क्ड करना शुरू कर देता है। और एक रात जब वो अपने मार्क्ड किए हुए शिकारों में से एक शिकार को वैम्पायर फैक्ट्री में अकेला पाता है तो वो अपने शिकार को कहता है, अरे, तुम अब तक घर नहीं गए? नहीं, वो आज ज्यादा काम था ना तो लेट हो गया। वैसे तुम घर क्यों नहीं गए अब तक? तुमको नहीं पता है क्या, आज फुल मून है, वही देखने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। फुल मून की रात है आज? हाँ। कमाल है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। पर वो तो तुम घर से भी देख सकते थे, यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? अरे, घर की छत से कहाँ फुल मून दिखता है, बिल्डिंग होती है चारों तरफ। हाँ, ये तो है। वैसे फुल मून का टाइम हो गया है, तुम चाहो तो मेरे साथ छत पर चलकर तुम भी देख सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वो आदमी वैम्पायर की बात मानकर उसके साथ हो लेता है। और जैसे ही वो दोनों छत पर पहुंचते हैं, वो आदमी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कहकर वो वैम्पायर उस आदमी की गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा देता है और उसका सारा खून चूस लेता है और फिर उस आदमी की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। अगले दिन जब मैनेजर छत पर आता है तो अपने एम्प्लॉय की सर कटी लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो पुलिस को फोन करके सब कुछ बताता है। और पुलिस इंस्पेक्टर फैक्ट्री में पूछताछ करने के लिए आता है। अरे, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, सुबह जब मैं छत पर सिगरेट पीने के लिए आया तो मुझे इस मजदूर की लाश मिली। क्या मतलब है पता नहीं? तुम्हारी फैक्ट्री में ऐसे एक मजदूर का कत्ल हो जाता है और तुमको ये तक नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ? यकीन मानिए सर, मुझे सच में नहीं पता। कल मुझे मेरे घर में कुछ काम था तो मैं घर जल्दी चला गया था। मेरे जाने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ फैक्ट्री में कौन रहता है? सर, वैसे तो कोई नहीं रहता, लेकिन कल में 3-4 लोग थे जो यहाँ थे। ठीक है, उन सभी लोगों को यहाँ बुलाओ, मुझे सबसे पूछताछ करनी होगी। पुलिस इंस्पेक्टर की बात मानकर मैनेजर उन सभी लोगों को बुला देता है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी वो कातिल को ढूंढ नहीं पाता और मौतों का ये सिलसिला फैक्ट्री में ऐसे ही कायम रहता है और वो वैम्पायर फैक्ट्री के लोगों को मौत के घाट उतारता रहता है
और कुछ लोगों को अपने जैसे ही वैम्पायर बनाता जाता है। और उन वैम्पायर्स के डर के कारण देखते ही देखते फैक्ट्री में लोग काम छोड़ने लग जाते हैं और फैक्ट्री में ताला लग जाता है और वो वैम्पायर किसी दूसरी फैक्ट्री में जाकर अपना ये खून का खेल खेलना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच एक दूसरे वैम्पायर को एक सोसाइटी में वॉचमैन की जॉब मिल जाती है, लेकिन अब तक सही मौका नहीं मिलने के कारण वो किसी को भी अपना शिकार नहीं बना पाया है। लेकिन एक 10 साल की छोटी बच्ची पर उसकी काफी दिनों से नजर है। और फिर एक शाम जब 10 साल की छोटी रिंकी बैडमिंटन खेलने के लिए नीचे आती है तो इस वैम्पायर को भी अपना पहला शिकार मिल ही जाता है। रिंकी बेटा, आप ये बैडमिंटन अकेले कैसे खेलोगे? इसके लिए तो 2 आदमियों की जरूरत होती है। नहीं अंकल, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई बस आता ही होगा। ओह, लेकिन क्या जब तक तुम्हारा भाई नहीं आता तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी? हाँ अंकल, जब तक वो नहीं आता मैं उसका इंतजार करूँगी। लेकिन रिंकी, तुम्हारा भाई तो खेलते वक्त तुम्हारा कभी इंतजार नहीं करता। ये तो आप ठीक कह रहे हो अंकल, वो मेरा कभी इंतजार नहीं करता, तो मैं भी उसका वेट क्यों करूं? हाँ चलो तो रिंकी, हम दोनों खेलते हैं। हाँ अंकल, चलो। पर बेटा, यहाँ बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है, यहाँ कैसे खेलोगे आप? ऐसा करो, पार्किंग में चलते हैं, वहाँ बिल्कुल हवा नहीं चलती है। वैम्पायर की बात मानकर रिंकी उसके साथ पार्किंग लॉट में चली जाती है और वहाँ जाकर जैसे ही वो वॉचमैन की तरफ देखती है वो डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि अब वो वॉचमैन अपने रियल रूप में आ चुका है। उसकी आंखें चमक रही है और उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर झांक रहे हैं। और ये देखकर रिंकी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैम्पायर उसे पकड़ लेता है और उसका खून चूस कर उसे मार डालता है और उसकी लाश को वहीं पार्किंग में फेंक देता है। अगले दिन जब रिंकी की मौत का लोगों को पता चलता है तो सोसाइटी में हड़कंप मच जाता है और सोसाइटी के लोग कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को वहाँ बुलाते हैं। और फिर जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर रिंकी की गर्दन पर दांतों के निशान देखता है वो बुरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, अरे ये ठीक वैसे ही निशान है जैसे निशान फैक्ट्री में मरने वालों की गर्दन पर थे, जिसका एक ही मतलब है कि फैक्ट्री का कातिल अब इस सोसाइटी में आ गया है। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, लेकिन फैक्ट्री की जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर की लाख कोशिश करने पर भी कातिल का पता नहीं लगा पाता और सोसाइटी में वैम्पायर लोगों को अपना शिकार बनाता ही जाता है। और देखते ही देखते फैक्ट्री के जैसे ही सोसाइटी में भी लोग अपने घरों को छोड़कर वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर सोसाइटी खाली होने लगती है। और फिर वो वैम्पायर शहर की किसी दूसरी सोसाइटी में जाकर वॉचमैन की जॉब करने लग जाता है और वहाँ लोगों को अपना शिकार बनाने लग जाता है। वहीं एक तीसरा वैम्पायर शहर में कैब कंपनी में काम करने वाले एक आदमी को मार देता है और उसकी जगह खुद रात में कैब चलाने लग जाता है। और एक रात एक जवान लड़की उसकी कैब को बुक करती है और वो वैम्पायर उस लड़की को रिसीव करने चला जाता है। और जैसे ही वो उस लड़की के पास जाकर गाड़ी रोकता है वो लड़की कहती है, कहाँ थे अब तक तुम? आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे कुछ नहीं मैम, रास्ते में काफी ट्रैफिक था तो देर हो गई। ज्यादा बको मत, रात के 1 बजे तुम्हें कौन सा ट्रैफिक जाम मिल गया? सब समझती हूँ मैं। अरे मैम, आप तो खामखा गुस्सा हो रही हो, मैंने बोला ना कि जाम था। ठीक है, ज्यादा बनो मत। इतना कहकर लड़की गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है, चलो अब जल्दी चलो। लेकिन मैडम चलना कहाँ है ये तो बताओ। अरे बड़े अजीब ड्राइवर हो तुम, आज ही कैब चलाना शुरू किया है क्या? अपने फोन में देखो, डेस्टिनेशन आई होगी। मैम वो फोन की बैटरी लो थी तो फोन बंद हो गया। कितनी घटिया किस्म के आदमी हो तुम, फोन चार्ज करके नहीं कर सकते? अरे मैम आप फिर भड़क रही हो, गलती हो गई, आप रास्ता बता दीजिए। ओके, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं रास्ता बताती हूँ। उसके बाद वैम्पायर गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और लड़की के बताए रास्ते पर चलता जाता है, लेकिन तभी बीच में लड़की जोर जोर से खांसने लग जाती है। अरे मैम क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बस चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। मैम ये लो पानी की बोतल और थोड़ा शांत हो जाओ। और इतना कहकर वैम्पायर लड़की की तरफ पानी की बोतल फेंकता है। पानी की बोतल मिलने पर लड़की पहले तो पानी को घूरती है और फिर बाद में पानी पी लेती है, लेकिन फिर जैसे उसकी आँख खुलती है
वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाती है और देखती है कि ड्राइवर गाड़ी से बाहर खड़ा है। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझको? इतना कहकर लड़की गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी लाख कोशिश करने पर भी गाड़ी की खिड़की नहीं खुलती। ये देखकर कि वो अब पूरी तरह से फंस चुकी है, वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प। लेकिन उसकी पुकार बाहर खड़े वैम्पायर के अलावा कोई नहीं सुनता। फिर वो लड़की अपने फोन से पुलिस का नंबर डायल करती है और उसका फोन लगने ही वाला होता है कि वो वैम्पायर गाड़ी की खिड़की खोलकर उस लड़की को बाहर खींचता है और कहता है, बहुत ईगो है ना तेरे में, रुक आज तेरी सब ईगो निकालता हूँ मैं। प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वैम्पायर लड़की की कोई बात नहीं मानता और उस लड़की की गर्दन से उसका सारा खून चूस लेता है और उसके बाद वो लड़की को एक गड्ढे में दफना देता है। और उसके बाद वो कैब ड्राइवर फिर से अपना नया शिकार खोजने के लिए निकल जाता है। और ऐसे करते करते उस जगह पर दर्जनों गड्ढे बन जाते हैं, जिनमें से हर एक के अंदर इंसानों की लाश मौजूद है। और अब ऐसा करते करते ड्रैकुला के वैम्पायर धीरे धीरे पूरे शहर में लोगों को मारना और कुछ लोगों को अपने जैसा वैम्पायर बनाना शुरू कर देते हैं। और रोजाना ऐसे लोगों की लाशें मिलने और गायब हो जाने से शहर में हड़कंप मच जाता है और शहर की पुलिस समेत सरकार के मंत्रियों तक ये बात पहुंच जाती है। सभी न्यूज चैनल्स पर अब इन्हीं खबरों की चर्चा होती है, जिसे लेकर न्यूज चैनल्स पर एक्सपर्ट्स का पैनल बिठाकर बहस की जाती है, जिसमें कोई एक्सपर्ट इन घटनाओं को एलियंस अटैक बताता है तो कोई आतंकवादियों का हमला। और धीरे धीरे ड्रैकुला के वैम्पायर्स अपने राजा का राज स्थापित करने में सफल होने लगते हैं और पूरी दुनिया और मानवता का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.